दोस्तों, कल हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में देखा और हर्यक वंश के बारे में देखा और हर्यक वंश के हम लोगों ने रूलर को देखा। ठीक है, अब जब हर्यक वंश के रूलर को देखा और उसके बाद जितने भी रूलर थे, चाहे बिंबिसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, ठीक है, चाहे उदयन हो, इन सब को देखने के बाद अब हम अगले वंश की ओर चलते हैं और वो अगला वंश होगा, कौन सा होगा? शिशुनाग वंश। देखिए शिशुनाग वंश को, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की कहानी क्या होगी? शिशुनाग वंश की कहानी क्या होगी कि जब आप शिशुनाग वंश की कहानी ऐसी है कि जब हर्यक वंश चल रहा था तो आप जानते हैं कि उदयन के बाद भी कई शासक हुए हैं, लेकिन उदयन के बाद जो शासक हुए वो शासक इतने योग्य शासक नहीं थे। ठीक है, इसलिए उन शासकों को हम लोगों ने नहीं पढ़ा। लेकिन जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, उसका नाम था नागदासक। देखना आप, यहां से कहानी स्टार्ट होगी किसकी? शिशुनाग की। तो जो नागदासक था वो अयोग्य था। कैसा था? अयोग्य रूलर था। अयोग्य रूलर का मतलब ये कि उसी के समय में, किसके समय में? नागदशक के समय में कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट हो गए, यानी पारिवारिक कलह प्रारंभ हो गए। उन पारिवारिक कलह के कारण इसका जो साम्राज्य था वो सही नहीं चल पा रहा था। ठीक है, यानी जो इसका राजवंश था वो दुर्बल होने लगा, वो कमज़ोर होने लगा। इसका जो शासन है वो शासन प्रबंधन कैसा हो गया? लूज हो गया, कोई इसमें सही काम नहीं हो रहे थे। तो जब इसके शासन में सही काम नहीं हो रहे थे तो लोगों को क्या हो गई? दिक्कत होने लगी, या लोगों को इससे क्या होने लगी? प्रॉब्लम होने लगी। तो जब लोगों को दिक्कत हुई किससे? नागदशक के शासन से, तो लोगों ने क्या किया? नागदशक का विरोध कर दिया, इसके अगेंस्ट हो गए। अब जब नागदशक के अगेंस्ट वहाँ की जनता हो गई तो फिर नागदशक कैसे शासन कर पाएगा? जो क्या था? इम्पॉसिबल था। तो यहीं से इसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिशुनाग। जिसका क्या नाम था? शिशुनाग। और वो जो शिशुनाग होगा वो काशी का क्या होगा? मांडलिक होगा। तो जनता के द्वारा शिशुनाग को क्या किया गया? रिकमेंड किया गया। और नागदशक के बाद जो अगला शासक आएगा वो कौन होगा? शिशुनाग। और जो शिशुनाग था तो शिशुनाग ने ही क्या कर दी? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, यानी अपने ही नाम से उसने क्या कर दिया? एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, एक इस्टेब्लिश कर दिया एक डायनेस्टी को। किस पर? अपने ही नाम पर। तो अब हमें पढ़ना है किसको? शिशुनाग को। तो ये कहानी थी नागदशक से लेकर कहाँ तक? शिशुनाग तक, कि किस तरह से हर्यक वंश के बाद जो अगला वंश बना, जो अगली डायनेस्टी आई, वो क्यों आई? नागदशक के अयोग्य होने के कारण। तो हमें फाइनली क्या पढ़ना है यहाँ पर हमें जो फाइनली डिस्कस करना है वो करना है कहाँ पर? शिशुनाग डायनेस्टी पर। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम लोग पढ़ते हैं शिशुनाग वंश को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो शिशुनाग वंश था, इसका जो संस्थापक था, किसका? शिशुनाग वंश का जो संस्थापक होगा वो कौन होगा भाई? वो होगा
शिशुनाग। कौन होगा? शिशुनाग। अब आप शिशुनाग के बारे में पूछेंगे तो मैंने बोला कि शिशुनाग कौन था, शिशुनाग कैसा था। पहली बात तो शिशुनाग कैसा था? योग्य था। कैसा था? योग्य था। इसके बाद ये क्या था? काशी का मांडलिक था। मांडलिक आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जब हम लोग बिंबिसार को पढ़ रहे थे तो बिंबिसार के टाइम पर ये हम लोगों ने देखा था कि जो क्षेत्रीय प्रशासन था, जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो 2 पार्ट में, ठीक है, डिवाइडेड था। ठीक है, तो एक हो गया था मंडल और दूसरा हो गया था ग्राम। तो जो मंडल का प्रमुख होगा, जो हेड होगा, वो क्या होगा? मांडलिक होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो ये कहाँ का था? काशी का था। कौन? आपका शिशुनाग। ठीक है, तो इसे मतलब शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ ये आप जानते हैं कि जब प्रजा नाग दासक से असंतुष्ट थी, उसके अगेंस्ट हो गई, यानी जनता के बीच ये कैसा हो गया? प्रिय हो गया। कौन? शिशुनाग। एक अच्छा शासक बना। और अब क्या हुआ कि जो शिशुनाग के द्वारा ही क्या किया गया? राजधानी परिवर्तन किया गया। देखिए क्या किया गया भाई? राजधानी परिवर्तन। कहाँ से क्या चेंज किया गया भाई? आप जानते हैं कि पहले राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। ठीक है, उदयन ने चेंज करके इसको क्या कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। अब यहाँ पर जो शिशुनाग के टाइम पर जो राजधानी चेंज होगी, वो अब होगी क्या? वैशाली होगी। तो यहाँ पर अब पाटलिपुत्र से, यहाँ पर अब पाटलिपुत्र से कहाँ हो रही भाई? वैशाली हो रही है। ठीक है, अब आप पूछेगा कि भाई राजधानी, कभी कभी क्वेश्चन पेपरों में या बुकों में ये भी लिखा रहता है कि ये दूसरी राजधानी होगी, या दूसरी राजधानी होगी, या फिर राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है, तो जो कुछ भी लिखा हो, ठीक है, जो कुछ भी लिखा हो, आंसर यही होगा कि शिशुनाग ने कहाँ से? पाटलिपुत्र से राजधानी को चेंज कर कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। इसके भी कारण थे, क्योंकि ये उधर के साम्राज्य पर ज़्यादा फोकस करना चाहता था, जब अपना विस्तार उधर करना चाहता था, इसलिए उसने राजधानी को क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अब आप देखेंगे जो शिशुनाग के बारे में जो एक महत्वपूर्ण बात होगी, वो होगी अवंती का विलय। देखिए इसको, शिशुनाग के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, वो होगी अवंती का विलय। क्या होगी भाई? अवंती का विलय। अवंती का विलय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, आप जानते हैं कि अवंती एक शक्तिशाली साम्राज्य था ना भाई। और अवंती का जो शासक था, वो था पहले चंड प्रद्योत, था ना? ये आपको पता है, ये बताया जा चुका है। तो अवंती का जो शासक चंड प्रद्योत था, उसकी मृत्यु के पश्चात, आफ्टर डेथ, वहाँ का जो रूलर हुआ अवंतीवर्धन। कौन हुआ? अवंतीवर्धन। लेकिन अवंतीवर्धन जो यहाँ का रूलर हुआ, अवंतीवर्धन इतना शक्तिशाली नहीं था, इतना स्ट्रांग रूलर नहीं हुआ, या इतना पावरफुल रूलर नहीं हो पाया। किसके जैसे? चंड प्रद्योत के द्वारा। तो यहाँ पर शिशुनाग ने किसको जीत लिया भाई? अवंती को जीत लिया।
यानी आक्रमण करके जीत लिया। और आप ये भी जानते हैं कि जो एक महाजनपद का आपने नाम सुना होगा, वत्स का, वत्स महाजनपद का। तो वत्स महाजनपद को ऑलरेडी पहले कौन जीत लिया था? अवंती ने जीत लिया था। तो वत्स तो अवंती के अंडर में था ही। अब यहां पर क्या हुआ कि अवंती को जीतने के साथ साथ वत्स भी कहां चला गया? मगध में चला गया। यानी एक महाजनपद को जीतने के साथ साथ दूसरा महाजनपद भी कहां चला गया? मगध में चला गया। तो इस तरह से शिशुनाग ने अवंती और वत्स को क्या कर लिया? जीत लिया। यानी अब जो शासन सत्ता हो गई, वो शासन सत्ता कहां हो गई? मालवा तक हो गई। अब देखिए पूरे महाजनपदों को किस तरह से जीता जा रहा है। क्लियर हो रही बात? यानी अगर ऐसा बोला जाए आज के समय में कि बंगाल से लेकर जो मालवा तक का जो एरिया था वो कौन जीत लिया था? शिशुनाग ने जीत लिया था। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी? शिशुनाग की। ये ठीक है, एक रूलर था, किस डायनेस्टी का था? शिशुनाग डायनेस्टी का था। योग्य था, राजधानी परिवर्तन की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया राजधानी परिवर्तन। जितने भी शासक राजधानी परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, वो एग्जामों में पूछा जाता है। अब अभी यहाँ पाटलिपुत्र से वैशाली हुई है। अब आगे चल के जो अगला शासक, जो अगला रूलर होगा, जो अगला शासक होगा, वो वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र ट्रांसफर करेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अवंती का ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है ना, और ऑनलाइन फैक्टर में इसको पूछा जाता है। तो ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है? विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो अगला शासक होगा, कहाँ? शिशुनाग वंश में। जो अगला शासक होगा शिशुनाग वंश में, उसका नाम होगा कालाशोक। क्या नाम होगा भाई? कालाशोक। नेक्स्ट रूलर होगा शिशुनाग डायनेस्टी का, वो होगा कौन? कालाशोक, या इसी को बोला गया है काकवर्ण। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है काकवर्ण। ये इनके उपनाम थे, ये बौद्ध धर्म में मिला है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में ये मेंशन है कि कालाशोक को क्या बोला गया था? काकवर्ण बोला गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आप जानते हैं कि जो कालाशोक था ये शिशुनाग का पुत्र था। कौन था ये? शिशुनाग का पुत्र था। ठीक है, इसके बाद इसने भी राजधानी परिवर्तन की। ये भी राजधानी परिवर्तन किया भाई। ये राजधानी परिवर्तन कहाँ किया? ये राजधानी परिवर्तन किया वैशाली से कहाँ किया? पाटलिपुत्र किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कालाशोक था, तो कालाशोक के ही समय में, यानी जब टाइम पीरियड कालाशोक का चल रहा था, जब काकवर्ण का टाइम पीरियड चल रहा था, तो इसी समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, द्वितीय बौद्ध संगीति। अब यहां पर द्वितीय बौद्ध संगीति ये हुई 383 बीसी में। पहली बौद्ध संगीति हुई थी बुद्ध के मृत्यु में। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु होने पर वो हुई थी अजातशत्रु के, यानी 483 बीसी पे। और उसके 100 साल बाद एक दूसरी बौद्ध संगीति हुई, जो किसके अंडर पे हुई? ठीक है, किसके? कालाशोक के अंडर में, या काकवर्ण के अंडर पर। कितने साल बाद? 100 साल बाद। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में ये चीज़
पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी? कालाशोक की। अब ऐसा बोला जाता है कि जो कालाशोक था, तो कालाशोक की जो मृत्यु है वो कर दी गई महापद्म नंद के द्वारा। किसके द्वारा? महापद्म नंद के द्वारा। और ये महापद्म नंद कौन था? महापद्म नंद, अब आप जब आप अगली डायनेस्टी देखेंगे नंद वंश, वहाँ आपको कौन मिलेगा? महापद्म नंद मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको देखना है किसको? नंद वंश को। तो ये आपका कौन था? शिशुनाग वंश था। तो शिशुनाग में आपको दो रूलर मिले। ठीक है, पहला होगा आपका शिशुनाग और दूसरा हो गया कौन? कालाशोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वंश होगा, जो अगली डायनेस्टी होगी नंद डायनेस्टी। ठीक है, देखिए भाई नंद वंश को, नंद वंश को देखना है। अब नंद वंश का जो संस्थापक था, जो नंद वंश का संस्थापक माना जाता है, उसको बोला जाता है महानंदिन। महानंदिन ये क्या है? संस्थापक है। अब महानंदिन का कोई उल्लेख विशेष नहीं मिलता है इतिहास में, या कोई इनके मतलब इनके स्रोत नहीं है, अच्छे स्पष्ट नहीं है, अभाव है, इसलिए इनके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। अब जो नंद वंश में जो सबसे शक्तिशाली शासक होगा वो होगा महापद्मनंद। तो ऐसा बोला जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, महापद्मनंद को लेकर मतभेद है। वो मतभेद कैसे हैं कि महापद्मनंद को ऐसा बोला जाता है कि जो महानंदिन था, महानंदिन की दासी से जन्म किसका हुआ? महापद्मनंद का, ऐसा बोला जाता है। लेकिन महापद्मनंद ने खुद नंदवंश की स्थापना कर दी, ऐसा भी बोला जाता है। पर इन सब बातों पर विशेष ध्यान ना देके हमको सिर्फ किसको पढ़ना है? महापद्मनंद को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए महापद्मनंद के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखना है। ठीक है, देखिए महापद्मनंद को, महापद्मनंद ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब इनके बारे में तीन बातें बोली जा रही हैं, तीन लोगों के द्वारा तीन बातें बोली जा रही हैं, तीन बातों के द्वारा। कुछ बातें पुराण के द्वारा बोली जा रही हैं। किसके द्वारा बोली जा रही हैं? पुराण के द्वारा। कुछ जैन धर्म और कुछ बौद्ध धर्म के द्वारा। अब क्या बोला जा रहा होगा इनके बारे में, बताइए आप, क्या कमेंट्स आ रहे होंगे इनके। यहाँ पर जो बातें बोली जा रही हैं वो इनके जन्म से, मैंने आपको पहले इंडिकेट कर दिया था कि क्या है, यहाँ पे मतभेद हैं। क्या है? मतभेद हैं। अब यहाँ अगर हम पुराण की बात करें, तो पुराणों में ये बोला जाता है कि एक शूद्रदासी से इनका जन्म हुआ। यहाँ पर किसका वर्णन हो रहा है? शूद्रदासी। कौन बोल रहा है? पुराण बोल रहा है। जैन धर्म बोल रहा है। जैन धर्म क्या बोल रहा है कि महानंदिन जो था वो नाई था, और जो स्त्री थी जिसके गर्भ से इनका जन्म हुआ वो वैश्या थी। ऐसा कौन बोल रहा है? जैन धर्म बोल रहा है। और जो बौद्ध धर्म है वो अज्ञात है, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कैसे, मतलब अज्ञात है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग बातें हैं। ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बट मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि इनके जन्म को लेकर क्या है, मतभेद है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन कैसा है, ये तो बात की बात है। महापद्मनंद
एक बहुत योग्य शासक था। और ये कितना योग्य था ये आप देखेंगे यहाँ पर। इनकी कुछ उपाधियाँ थीं, इनकी कुछ उपाधियाँ थीं, देखिए जैसे जैसे इनकी उपाधियों में, जो इनकी उपाधियाँ थीं उनमें था सर्व छत्रांतक। देखिए सर्व छत्रांतक, भार्गव, एकराट, ये सब उपाधियां दी गई थी। ये उपाधियां क्यों दी गई थी भाई? यहां पर सर्व छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का विनाश कर देने वाला, क्षत्रियों का विनाश कर देने वाला। भार्गव का मतलब होता है परशुराम का दूसरा रूप। भार्गव का मतलब क्या हुआ? परशुराम का दूसरा रूप। और एकराट का मतलब हुआ सभी दिशाओं पर विस्तार, मतलब सभी दिशाओं पर विजय। ये किसका मतलब हुआ? एकराट। यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे ऐसा बोला जाता है कि अगर आप साउथ को जीत रहे हैं, अगर आप साउथ पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता था भोज। क्या बोला जाता था? भोज। ठीक है। अगर यहाँ है तो आपको बोला जाता था सम्राट। अगर नॉर्थ में आप जा रहे हैं तो आपको बोला जाता था विराट। और यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ जा रहे हैं स्वराट। ठीक है। इस तरह से ये चार क्या थे? बातें कही जाती थी। तो अब यहाँ पर ये ऐसा व्यक्ति था, कौन? महापद्मनंद, कि ये चारों दिशाओं को जीत लिया, इसीलिए इसको क्या बोला गया? एकराट। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मगध साम्राज्य था, अब वो एक विराट मगध साम्राज्य हो गया है। उसका जो एक्सपांशन है, उसका जो एरिया है, जो लैंड है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी जितने भी महाजनपद थे, आप इधर देखेंगे, जैसे विंध्य के साउथ में, दक्षिण में अभी तक आपको विस्तार नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको महापद्मनंद के विजय की बातें कई अभिलेखों से ऐसा बताया गया है, या कई अभिलेखों से, इंस्क्रिप्शन से ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त है कि इसका जो विजय अभियान था वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मैसूर, यहाँ हर जगह क्या थे? इसने जीत प्राप्त कर दी। पूरी जीत को इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, किया। इसीलिए इसको क्या बोला गया? एकराट बोला गया। सभी क्षेत्रों को जीतने वाला, सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त की। जैसे ऐसा बोला जाता है किसने कलिंग को जीता। ऐसा बोला जाता है किसने किसको जीता? कलिंग विजय की। अब ये जानकारी कहाँ से मिलेगी भाई? ये आपको जानकारी मिलती है खारवेल अभिलेख से। कुछ जानकारी आपको मिली मैसूर अभिलेख से। कहाँ से मिली? मैसूर अभिलेख से। तो ये सब जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि जो महापद्मनंद था, उसका जो विस्तार था, उसके जो साम्राज्य का विस्तार था, वो कहाँ था? सभी दिशाओं में था। ठीक है। अब देखना आप यहाँ पर, अब क्या होगा कि ये जो महापद्मनंद था, इसको जो बोला गया सर्वछात्रक और भार्गव, ये क्यों बोला गया? इसको क्षत्रियों का विनाश करने वाला क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया कि जब आप महाजनपद पढ़ रहे थे, तो महाजनपद में आप जानते थे 2 गणराज्य थे, जहाँ संघ, ये बज्जी है ना, ये बज्जी उज्जी को आपने पढ़ा होगा।
तो यहाँ इसके खिलाफ क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था, इसके अगेंस्ट लोग हो गए थे कुछ बातों को लेके। तो फिर ये वहाँ उन लोगों को दबाने के लिए इन्होंने क्या किया था, ये एक शपथ टाइप की ली थी कि मैं क्या करूँगा, इनको यहाँ से हटा दूँगा, इनको नष्ट कर दूँगा। तो वहीं से ये क्या, इसकी उपाधियाँ वहाँ से इसको मिल गई। ठीक है, इसका मतलब ये था। तो इस तरह से आपने किसको देखा, महापद्मनंद को देखा कि किस तरह से ये मगध को एक विराट साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया, यानी सभी दिशाओं में इसका विस्तार हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी में एक अगला शासक आता है घनानंद। महापद्मनंद के बाद जो इसका उत्तराधिकारी होता है वो होता है कौन, वो होता है धनानंद। देखिए ये उत्तराधिकारी हुआ किसका। अच्छा, बुकों में आपको कहानी मिलेगी कि इनके 10 बच्चे थे, फिर ये 20 नंबर का है, पर वो अपने काम का नहीं है, रहे होंगे जिसके पास जितने बच्चे रहे होंगे। हमको सिर्फ किस पर डिस्कस करना है, धनानंद पर। ठीक है, अब ये जो शासक था इसको ऐसा साम्राज्य महापद्मनंद ने छोड़ के गया था कि बहुत संपन्न था। कैसा था ये, संपन्न था। इसको जो यूनानी लेखक थे इसको बोला करते थे अग्रमीज। क्या बोला करते थे, अग्रमीज बोला करते थे। इसके पास एक बहुत बड़ा सैन्य बल था, बहुत बड़ा सैन्य बल था इसके पास। 20,000 अश्वारोही थे, 20,000 इसके पास घोड़े थे, 2,000 रथ थे। मतलब बहुत संपन्न था, ये बहुत संपन्न था और साथ में बहुत शक्तिशाली था। लेकिन इसको जनता ने नकार दिया। इसको जो वहाँ की जनता थी वो पसंद नहीं की। वो इसलिए पसंद नहीं की कि लालची बहुत था और नासमझ भी था। ये इतना लालची था कि जनता से जो कर था, जो टैक्स कलेक्शन था, वो ज़बरदस्ती करता था और ज़्यादा लेता था। इस बात को लेकर जनता क्या हो गई, इसके अगेंस्ट हो गई और जनता ने इसको क्या कर दिया, नकार दिया। दूसरी बात ये एक बार कौटिल्य का इंसल्ट कर दिया था, चाणक्य का क्या कर दिया था, इंसल्ट कर दिया था। तो अब इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हो गए, जनता तो हो गई उधर, ठीक है, उधर कौटिल्य भी हो गए। और इसी बीच क्या हुआ कि घनानंद के टाइम में आप जानते हैं कि सिकंदर का आक्रमण हो गया। किसका आक्रमण हो गया, सिकंदर का, 326 बीसी में। और ठीक है, और सिकंदर जैसे महान व्यक्ति के आक्रमण को झेलना तो मुश्किल था। साथ ही साथ फिर यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य, उनका भी आक्रमण हो गया। किसके द्वारा, किसके सह से, कौटिल्य के सह से। कौटिल्य की बातों को मानकर जनता विद्रोह में थी। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी हो गई जो घनानंद को क्या कर दी, पूरी तरह से कमज़ोर कर दी, वीक कर दी। और फाइनली यहीं से घनानंद का क्या हो गया, अंत हो गया। और घनानंद के अंत के साथ ही, यानी जो घनानंद होगा वो नंद वंश का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नंद वंश का कैसा शासक होगा, अंतिम शासक होगा। और यहीं से तो मौर्यों का समय स्टार्ट हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य लोग यहीं से तो शासन सत्ता में आ जाते हैं। क्योंकि पहले कहानी ऐसी है कि घनानंद पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो असफल हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य का, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को बोला था। ठीक है, पर ये कहानी मैं आगे बताऊंगा जब आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ था कि जो सिकंदर था वो फिर नाराज हो गया था, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, बट फाइनली क्या हुआ कि घनानंद अंतिम शासक बना और यहीं से नंद वंश का क्या हो गया,
अंत हो गया, और जो अगला वंश होगा, जो अगला होगा, अब किसका साम्राज्य होगा? मौर्यों का साम्राज्य होगा। तो ये कहानी थी मगध के राजवंशों की। तो मगध के राजवंशों में आपने हर्यक को देखा, शिशुनाग को देखा और नंद वंश को देखा। इनके शासकों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 मार्कर भी बन जाते हैं, डायरेक्ट उनके रूलर को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। जो अगला टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।